हमारे आज के लेक्चर में हम जानेंगे एपिलेप्सी के हवाले से। और इस लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स और काज या पैथोजेनेसिस जिसकी वजह से जो एपिलेप्सी कॉज होती हैं वो जानेंगे। और सेकंड में हमारे पास आएंगे फिर लास्ट में एंटी एपिलेप्टिक्स की तरफ या एंटी कन्वर्जेंट्स की तरफ, यानी कि फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे, वो ड्रग्स जो हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एपिलेप्सी क्या है? यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर है, तो ये एक ब्रेन की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेगुलरली या ऑर्डर पर जो सिग्नल है वो फॉरवर्ड नहीं करते। और अभी अगर हम बात करें एपिलेप्सी की, इसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉरवर्ड करता है वो बहुत तेज़ फॉरवर्ड करता है। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को काफ़ी ज़्यादा और फास्ट होती हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बिटवीन द न्यूरॉन्स वो फास्ट हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसको हम लोग एपिलेप्सी में पुट करते हैं। और ये यहाँ पर बात जिक्र है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी। क्यों? वजह यह है कि ये असॉर्टमेंट है डिफरेंट सीजर के टाइप्स का और सिंड्रोम का। मतलब जो एपिलेप्सी है इसमें हमें मिलेंगे सीजर्स डिफरेंट टाइप्स के, और साथ में सिंड्रोम, यानी कि सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स भी आप लोग देखोगे इन केस ऑफ एपिलेप्सी। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये सीजर्स और सिंड्रोम क्या है। इसी को क्लियर करते हैं। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स के, सीजर्स क्या है, और दूसरी बात ये कि सीजर के साथ साथ कभी कभी जो है वहाँ पर कन्वर्जन भी होता है। आप यहाँ पर देखोगे वहाँ पर हम लोगों ने एंटी एपिलेप्टिक्स लिखा है, एंटी कन्वल्सर्स लिखा है। कुछ बुक्स में जो है फार्माकोलॉजी जब आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि एंटी सीजर ड्रग्स, एंटी सीजर्स, एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक्स, ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। अभी ये टर्म्स इनके आपस में क्या एक कॉम्बिनेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? पहली बात ये कि ये सारे टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारीकी इनमें है। सीजर क्या होता है? सीजर के केस में आप लोगों ने देखा होगा जो जर्क्स होते हैं, शेकिंग बॉडी होती है, शेक कंडीशन होती है, वो जो है वो सीजर के केस में हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते। मैं बात यहां पर कर रहा हूं जर्क्स की, या फिर आप लोग कह दें कि जो बॉडी शेक करती है वो कंडीशन। जब सीजर की हम बात करें तो सीजर में एक पेशेंट को, जो एपिलेप्टिक पेशेंट है, उसमें जर्क्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। जब हम बात करें कन्वर्जन्स की, इसमें जो है वो जर्क्स होंगे। तो कन्वर्जन्स का मतलब ये है कि जर्की मूवमेंट या शेक्स जो के बॉडी करता है। रिगार्डिंग सीजर्स ये बात कन्फर्म है, आप लोग जंशीन कर ले, क्योंकि जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे सीजर के वहाँ पर आप लोगों को बात समझ आएगी कि वहाँ पर कुछ ऐसे सीजर्स हैं जिनमें जर्क्स नहीं होते और कुछ ऐसे हैं जिनमें जर्क्स होते हैं बॉडी को। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जब हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करते हैं। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट बात यहाँ पर है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? बहुत सारे सिम्टम्स, कुछ एक दो डेफिनेशन इस तरह भी होते हैं कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स को सिंड्रोम कहते हैं। तो एपिलेप्सी में हमें सीजर भी मिलेंगे और हमें सिंड्रोम भी मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स भी मिलेंगे देखने को। अभी आते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स। हमारे पास एपिलेप्सी के दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी हैं, ये टाइप्स ऑफ सीजर्स हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी हमारे पास दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एपिलेप्सी वो है जिसमें आपको पहले कुछ कोई डिजीज नहीं होता, मतलब उसके पीछे कोई और डिजीज वगैरह आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन एपिलेप्सी हो गई जनरेट। और जो बात है सेकेंडरी की, इसमें जो है कोई और डिजीज हो सकता है, या अगर आपको ग्लाइसीमिया हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर अगर आपको जो मेनिंजियल इन्फेक्शन है वो हो जाए, या फिर अगर अल्कोहल विदड्रॉल किया जाए। मतलब ये कि जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, अगर आप उन पेशेंट्स को अल्कोहल फिर नहीं देते, उनसे विदड्रॉ करते हैं, तो वो फिर सीजर्स को जनरेट कर सकते हैं, मतलब उन पर जो है एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स अगर हम बात करें, सीजर हमारे पास दो किस्म के हैं, फोकल और जनरलाइज्ड सीजर्स। फोकल सीजर्स क्या होता है? फोकल सीजर्स में दो किस्म के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फोकल नाम से आपको बता रहा है, फोकल है, बिल्कुल फोकस करता है एक स्मॉल पोर्शन पर ऑफ द हेमिस्फीयर। आप जानते हैं कि आपके ब्रेन के राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर्स हैं, तो ये जो हमारे पास सीजर होते हैं फोकल वाले, ये एक खास हेमिस्फीयर के खास पोर्शन में ये जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो ख़राब हो जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्टिविटी है वो
ज़्यादा हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, सीजर्स हमारे पास जनरेट होते हैं। वेल रिगार्डिंग फोकल सीजर हमारे पास दो है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब ये सीजर का अटैक आता है एपिलेप्टिक पेशेंट्स पर, तो वो सिंपल अगर पेशेंट हो, इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो होती है, वो कॉन्शियस रहता है, उसको मालूम होता है कि मेरे पास अभी क्या हो रहा है। रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर से हो जाती है। ये एक बात है इसमें, इन दोनों में जो फर्क है। रिगार्डिंग जनरलाइज्ड सीजर, जनरलाइज में क्या होता है, इसमें आपके पूरा जो दो हेमिस्फीयर नहीं है, तो ये असल में जो जनरलाइज्ड सीजर है ये फोकस सीजर से ही जनरलाइज्ड में तब्दील हो जाता है। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ कि जो जनरलाइज्ड सीजर है ये जनरेट हो जाता है फोकली एक खास स्मॉल पोर्शन में, फिर ये जो है पूरे हेमिस्फीयर को कवर करता है, फिर पूरे जो ब्रेन है उसको कवर कर लेता है जनरलाइज्ड सीजर। और फिर इससे जो होने वाले सीजर्स है वो कौन कौन से हैं, टॉनिक है, टॉनिक क्लॉनिक है, एब्सेंस है, मायोक्लोनिक है, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड सीजर में आते हैं। और रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने इसका डिटेल कंसेप्ट चाहिए आपको कि ये और इस तरह से क्या होता है, टॉनिक क्या है, टॉनिक क्लॉनिक क्या है, वो हमारे पास एक सेपरेट से वीडियो में साथ में वीडियो मौजूद है, और वीडियो के साथ एक वीडियो क्लिप की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। मतलब अगर टॉनिक सीजर होता है तो ये टॉनिक किस तरह से होता है, और साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मौजूद है, आप हमारे लेक्चर्स पर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, आपने लिखना है पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स बाय डॉक्टर UUT लेक्चर्स, आपके सामने टॉपिक आ जाएगा, उसको फिर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नेक्स्ट हमारे पास है काज पैथोजेनेसिस। अगर हम काज की बात करें या पैथोजेनेसिस की बात करें, तो हम जान चुके हैं कि इसके कॉजेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमन अंडरस्टूड है वो ये कि जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं, हाइपर न्यूरोनल एक्टिविटी हो जाती है बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिससे फिर न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है। रिगार्डिंग एपिलेप्सी हम बात करेंगे, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, वो क्या है, एक है ग्लूटामेट, दूसरा है हमारे पास गाबा। ग्लूटामेट जो है ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और गाबा जो है ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है, ये जो SV2A ट्रांसपोर्टर है इसके थ्रू ये ग्लूटामेट आएगा, एंटर होगा वेसिकल में, और जैसे ही इस न्यूरॉन को, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को जब भी पैगाम मिलता है कि इसने एक्टिव होना है या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करना है ग्लूटामेट का, तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, यहाँ से सोडियम एंट्री होती है। आप जानते हैं कि डीपोलराइजेशन जो है वो सोडियम कॉज करवाते हैं, तो जिसे ये सोडियम डीपोलराइजेशन करवाएंगे तो इसी की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये कैल्शियम चैनल्स फिर क्या करवाते हैं, आप जानते हैं कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्यूज द वेसिकल विद द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो वेसिकल है इसको इस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाएंगे। फ्यूज करवाने के बाद क्या होगा, ये वेसिकल आएगा, इसमें मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर था ग्लूटामेट वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, और ये जो ग्लूटामेट है ये फिर आकर के दो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, एक है एम्पा, दूसरा है NMDA। गॉट, ये ग्लूटामेट आकर के इस एम्पा और NMDA रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और फिर जो है अपने इंटरनल एक्शन शो करेगा। ये जब बाइंड करता है इन रिसेप्टर्स पर तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे कैल्शियम और सोडियम की इन्फ्लक्स होती हैं, पहली बात। और रिगार्डिंग इसके बाद अगर हम की जाए यहाँ पर NMDA की, यहाँ पर सोडियम कैल्शियम इसकी भी ये इन्फ्लक्स करवाता है। और यहाँ पर अगर एक और इंक्रीज करूँ बात को तो पोटाशियम भी यूज होता है। और रिगार्डिंग दिस NMDA रिसेप्टर, ये पहल ब्लॉक होता है, बंद होता है ड्यू टू मैग्नीशियम, या फिर आप बात कर सकते हैं जिंक, ये दोनों आयंस रिस्पॉन्सिबल है इसको ब्लॉक करने में। तो पहले क्या होता है, ये ग्लूटामेट जो है ये बहुत एक्सेसिव जब इसकी अमाउंट यहाँ से सीक्रेट होती है तो ये एम्पा रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं। इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा जो इंटरनल जो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये जब एक्साइट हो जाता है, तो जिससे फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो ये इस NMDA रिसेप्टर जो है ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर ये जो एम्पा रिसेप्टर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सोडियम और कैल्शियम आ गए थे। ये सोडियम कैल्शियम इस मैग्नीशियम या फिर इस जिंक के साथ क्या करेंगे, एक रिपल्सिव मैकेनिज्म अपनाएंगे। मतलब ये आप जानते हैं कि पॉजिटिव ब्लैक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, तो वो सोडियम और वो कैल्शियम जो है यहाँ पर मौजूद जो मैग्नीशियम या फिर जिंक है इसको के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर पंप आउट करेंगे, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ से ये भी रास्ता खुल जाएगा, जिससे फिर क्या होगा, अगर हम बात करें एम्पा की और NMDA की बात करें तो दोनों जो हैं वो सोडियम और कैल्शियम की इन्फ्लक्स पर करवाएंगे। गॉट, पहले एम्पा होगा फिर उसके बाद NMDA होगा। एम्पा की वजह से NMDA भी मतलब ओपन हो जाएगा चैनल, तो जिससे फिर क्या होगा, मजीद सोडियम कैल्शियम इंटरनलाइज होंगे, अंदर आएंगे सेल के अंदर। इस तरह से ये जो सिग्नल था
ग्लूटामेट का एक्साइटेटरी सिग्नल इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को मिल गया, अब ये भी एक्साइट हो जाएगा। पहले पहल क्या होता है नॉर्मल इंसान में, यहाँ पर एक और भी न्यूरॉन होता है गाबार्जिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। पहले मैंने बताया कि ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी है और गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या मतलब हुआ, अगर ग्लूटामेट रिलीज होगा तो ये एक्साइटेशन करवाएगा और यहाँ से अगर गाबा आएगा तो ये इनहिबिशन करवाएगा इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। मीन्स गाबा इसको स्टॉप करवाएगा, इसकी एक्टिविटी कम करवाएगा और जो ग्लूटामेट है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा करवाएगा। तो मॉडरेटली अगर एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, मॉडरेटली नॉर्मली, तो इन दोनों को फंक्शनल होना चाहिए। और अगर हम बात करें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की, उसमें क्या होता है, उसमें या तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, मीन्स ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि इट इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पर जो गाबा आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो ये न्यूरॉन ये फिर इसकी फिर जो इनहिबिशन है वो नहीं होती। दैट्स इट। तो फिर क्या होता है, फिर एपिलेप्टिक कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं और फिर सीजर्स होते हैं। तो फिर जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग इस गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी है इसको समहाउ डिक्रीज करते हैं। तो अगर हम ये डिक्रीज करें, इसको इंक्रीज करें, तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से एक नॉर्मल कंडीशन आएगा। यहाँ से नॉर्मली जो है ग्लूटामेट इसको एक्साइट करेगा और ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है गाबार्जिक न्यूरॉन से, ये फिर इस न्यूरॉन को जो है इनहिबिट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इनहिबिशन भी हो रही है, यहाँ पर एक्साइटेशन भी हो रही है, तो नॉर्मल जो है वो एक सिग्नल जा रहा है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिर हम लोग डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, यहाँ पर आपके सामने सारे ड्रग्स सामने है, साइट ऑफ एक्शन सामने है, सिर्फ नाम याद करने आप लोगों ने। सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे ताकि सेल जो है वो एक्साइट ना हो, अगर सेल एक्साइट ना होगा तो फिर ग्लूटामेट जो है फिर वो रिलीज नहीं होगा। दूसरा SV2A, यहाँ पर हम इनहिबिटर यूज करेंगे ताकि जो ग्लूटामेट है वो बंद करके इसमें फ्यूज ना हो जाए, वेजिकल में अंदर ना जाए, वेजिकल के अंदर स्टोर ना हो जाए। तो अगर ग्लूटामेट नहीं आएगा तो फिर ग्लूटामेट बाहर जाएगा कैसे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर से ये फ्यूजन नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होगी तो फिर रिलीज नहीं होगा। सिंपल, यहाँ पर ग्लूटामेट की बात हमने कर ली। और अगर हम यहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर से ग्लूटामेट रिलीज भी हो गया सपोज, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एम्पा जो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर NMDA को ब्लॉक करते हैं। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या होगा, दिस न्यूरॉन वोंट बी एक्साइटेड, मतलब इसकी एक्साइटेशन नहीं होगी। वेरी सिंपल। यहाँ पर अगर हम बात करें गाबा के हवाले से, इसकी एक्टिविटी हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये इनहिबिटरी है और ये एक्साइटेटरी है। इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ से जो रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, इसको हम रास्ता देंगे कि वो आकर के इस रिसेप्टर पर बाइंड करे। गाबा अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ये इनहिबिटरी सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा, ये जो न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो जाएगा। जानते हैं आप लोग गाबा के हवाले से कि ये इनफ्लक्स करवाएगा क्लोराइड आयन का। क्लोराइड जो आप लोग जानते हैं जो नेगेटिव है, और जैसे ही इनसाइड सेल नेगेटिव होगा तो सेल जो है, अगर हम बात करें न्यूरॉनल की या फिर दूसरे सेल्स की, वो फिर एक्साइट नहीं होंगे, क्योंकि एक्साइटेशन तब होती हैं जब सेल का इंटरनल जो है वो पॉजिटिव हो जाए तब। यहाँ पर देखो सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, जब ये पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करते हैं इनसाइड, तब जो है हमारा न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द गाबा, अगर हम गाबा को स्टिमुलेट करते हैं, इसे ड्रग्स देंगे जिससे गाबा जो है वो क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स करवाएगा, यहाँ पर इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इनसाइड नेगेटिव होगा, आप लोग जानते हैं कि जब इनसाइड नेगेटिव होगा फिर सेल एक्साइट नहीं होगा। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ होते हैं गाबा ट्रांसअमीनेज जो गाबा को जो है ब्रेक करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। वो हम उन एंजाइम्स को जो है ब्लॉक करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और फिर यहाँ पर है हमारे पास जो दोबारा गाबा को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन, वो क्या है, गाबा ट्रांसपोर्टर। उसके लिए फिर हम लोग ड्रग्स यूज़ करेंगे जिससे जो गाबा के जो कंसंट्रेशन है वो अंदर नहीं आएगा। तो ये ड्रग्स मेरे सामने सबके लिखे हैं, मैं एक दफ़ा सिर्फ नाम लेता हूँ, फिर आप लोग इसको याद कर सकते हैं किसी भी निमोनिक और ट्रिक के थ्रू। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिनेटोइन, लैमोट्रोजिन, जोनिसमाइड। कैल्शियम के लिए इथोसक्सीमाइड। और SV2A के लिए हमारे पास है लेवेटायरेसिटम, ब्राइवेसिटम। और यहाँ पर हम बात करें अगर NMDA के ब्लॉकर के, वहाँ पर हमारे पास है फेल्बामेड। और रिगार्डिंग एम्पा रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास है पेरेम्पनिल। और जो गाबा माइमेटिक ड्रग हमारे पास है, गाबार्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स है और बार्बिचुरेट्स है। बार्बिचुरेट्स में हमारे पास है फिनोबार्बिटॉल और भी हैं, तो यहाँ पर फिनोबार्बिटॉल, पेंटोबार्बिटॉल वगैरह जो ड्रग्स हमारे पास हैं वो वेल नाउन है बार्बिचुरेट्स के हवाले से। और बेंजोडाइजेपिन्स के हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो है क्लोनाजेपैम, डायजेपैम वगैरह। और गेट के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो गेट है, गेट भी है वैसे ये, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है गाबा को, गाबा ट्रांसपोर्टर इसको कहते हैं।
इसके लिए जो ड्रग है दैट इज टाइगबीन, जो इसको फिर ब्लॉक करेंगे ताकि गाबा जो है आकर के यहाँ पर बाइंड करे और अपनी एक्टिविटी शो करे। मीन्स गाबा की कंसंट्रेशन को यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम इनको ब्लॉक करते हैं, गाबा ट्रांसएमिनेज जो गाबा की मेटाबॉलिज्म कर रहा था, वाइगाबेट्रिन ड्रग के थ्रू जो है गाबा के मेटाबॉलिज्म पर नहीं होगी। मीन्स फिर गाबा जो है वो अवेलेबल होगा टू कम एंड टू बाइंड टू इट्स पर्टिकुलर रिसेप्टर, ताकि यहाँ पर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके और क्लोराइड की इन्फ्लेक्स करवाए और इसको इनहिबिट करे, क्योंकि वी नीड इनहिबिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन। तो इस तरह से हमारे जो ड्रग्स हैं ये एक्शन करते हैं। और कुछ और भी ड्रग्स हैं जो मिक्स्ड फंक्शन को यूज़ करते हैं, वो मिक्स वाले मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किए। उसमें से एक जो ड्रग मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ वो है वेलप्रोएट। तो इस तरह से हमारे जो फार्माकोलॉजी है वो भी कंप्लीट होती हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एपिलेप्सी हम लोगों ने पढ़े। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द टॉपिक, you can ask us in the comment box and feel free to ask any type of question in the comment box. We are here to serve you people, to help you out. Thank you for watching.